देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा कि ठोसों में किस तरीके से निबिड़ संकुलन पाया जाता है, किस प्रकार से अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता के बारे में। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोई भी जो क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें अवयवी कण क्लोजली पैक्ड रहते हैं, निबिड़ संकुलित अवस्था के रूप में रहते हैं। फिर भी इस अवस्था में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, कुछ छिद्र रह जाते हैं। तो क्या होता है, ये कहा जाता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक के जितने आयतन को अवयवी कण घेरते हैं उसे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संकुलन क्षमता क्या होती है। देखिएगा, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण निबिड़ संकुलित अवस्था में रहते हैं। तो क्या होता है, निबिड़ संकुलित अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में भी बहुत सी रिक्तियां रह जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि इस अवस्था में भी बहुत सारी रिक्तियां या कह सकते हैं बहुत सारे छिद्र या अंतरकाशी स्थान रह जाते हैं। अतः क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे ही क्रिस्टल जालक की क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। और इसे पैकिंग एफिशिएंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी जो क्रिस्टल जालक है उसके कितने भाग को, कितने आयतन को अवयवी कण घेर के रखते हैं या कितने आयतन पर अवयवी कण उपस्थित है, इसे ही संकुलन क्षमता कहा जाता है। देखिए, संकुलन क्षमता हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोलों या कणों का आयतन डिवाइडेड बाय क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। बेटा देखिए, यहाँ पे जो हम गोलों का मतलब है, गोलों से तात्पर्य है कणों, क्योंकि हम कण को यहाँ एक ठोस गोले के रूप में मानकर बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आपको संकुलन क्षमता निकालना है तो संकुलन क्षमता आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कि गोलों का आयतन या हम कह सकते हैं कि अवयवी कणों का आयतन, और उसको जब हम उसमें भाग दे देंगे, उसमें हम भाग दे देंगे पूरे क्रिस्टल जालक के आयतन का, तो हमारी संकुलन क्षमता निकल के आ जाएगी। और अगर यही संकुलन क्षमता हमें प्रतिशत के रूप में निकालनी है तो आप लोगों को पता है प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत संकुलन क्षमता, अगर हमें प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है तो देखिए, क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोलों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने बात की किसी भी क्रिस्टल जालक के बारे में कि हमारे पास कोई क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जा सकती है। आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल जालक एकक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए, अगर हमें किसी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है तो उसका क्या सूत्र होगा, ध्यान दीजिएगा। एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होगी। देखिए, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, किसी भी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, इसको हम लोग गुणा कर देंगे एक कण के आयतन से, और फिर हम इसमें भाग देंगे, ये भाग देंगे हम एकक कोशिका के आयतन का और गुणा 100। वापस ध्यान दीजिए, अगर एकक कोशिका की संकुलन क्षमता आपको ज्ञात करनी है तो अवयवी कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन, इसको इसमें भाग देंगे हम एकक कोशिका के आयतन का और फिर गुणा कर देंगे 100 का। तो इस तरीके से हम किसी भी एकक कोशिका की प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसे हम सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इस पूरे में हम भाग दे रहे हैं a क्यूब का इंटू 100। अब देखिए, Z क्या है यहाँ पे, बेटा देखिए Z है यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या निकालना मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी एकक कोशिका में अवयवी कण कैसे निकाले जाते हैं। तो Z का मान है, तो Z है यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या। अब बात करते हैं हम R क्या है, तो R है यहाँ पे गोले या कण की त्रिज्या। R क्या है, गोले या कण की त्रिज्या है, और A है यहाँ पे एकक कोशिका की भुजा। A क्या है यहाँ पे, जो हम एकक कोशिका की बात कर रहे हैं उस एकक कोशिका की भुजा या कोर की लंबाई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
हम बात कर रहे थे सूत्र में कि अवयवी कणों की संख्या को गुणा करते हैं कण के आयतन से। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पे कण को हम गोलों के रूप में मान रहे हैं, ठोस गोलों के रूप में मान रहे हैं, और गोले का आयतन होता है, आप लोगों को पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक कण की हम लोग बात कर रहे हैं, या एक गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब हम लोगों ने रख दिया। अब बात की जाए एकक कोष्ठिका के बारे में, तो ये माना जाता है कि एकक कोष्ठिका हमारी घनीय रूप में होती है, या हम यहाँ पर घनीय एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। और आप लोगों को पता है कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अगर घन के आयतन की बात की जाए तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो इधर देखिए, हमने भुजा क्या मानी, ए। एकक कोष्ठिका की भुजा हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो ये हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र निकल कर आया है। ध्यान दीजिएगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसे हम डिवाइड करेंगे ए क्यूब से और मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सूत्र। मैं दोबारा देखो बता रही हूँ कि जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये यहाँ पे किसी भी कण का आयतन है, एक कण का आयतन है, और कण को हम यहाँ ठोस गोलों के रूप में मानकर चलते हैं। जो भुजा का क्यूब है, जिसे हम ए क्यूब से दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे जो एकक कोष्ठिका है, जिसे हम घनीय एकक कोष्ठिका मान के चल रहे हैं, उस घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन है भुजा का क्यूब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से ये सूत्र आए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक एकक कोष्ठिका को लेके उनमें संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे आसान एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, और वो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। देखिए, हम सरल घनीय की बात कर रहे हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है, उसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के 8 कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं। ये आप लोगों को पता है। इसे हम SCC से भी दर्शाते हैं, SCC, या इसे हम आद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की होती है ये एकक कोष्ठिका। इसके 8 कॉर्नर्स पर ये देखिए, इसके 8 कॉर्नर्स पे अवयवी कण पाए जाते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब इस एकक कोष्ठिका में हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये जो एकक कोष्ठिका है, ये जो एकक कोष्ठिका है, इसकी भुजा की लंबाई हमने क्या मान ली, ए। यानी इसे हम घन बोल सकते हैं, क्योंकि हम एकक कोष्ठिका को घन के रूप में लेके चल रहे हैं। तो घन की भुजा की लंबाई, या हम कह सकते हैं एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए। क्या मान के चल रहे हैं, ए। यानी ये जो भुजा है, देखिए बेटा, ये जो भुजा है ये ए है, और हमें पता है घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कण की त्रिज्या। जो हमारे गोले हैं, हमारे कण हैं, उनकी त्रिज्या हमने क्या मानी, ए। घन की भुजा की लंबाई हमने ए मानी है, और कण की त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर मानी है। अब देखिए, जो ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है, इसमें जो कोणों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, ये अवयवी कण इस तरीके से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श। देखिए, मैंने इस डायग्राम में भी बनाया है, ये बेटा स्पर्श कर रहे हैं इस कोणे पर और ये इस वाले कॉर्नर पर। ये इन दोनों कॉर्नर्स की बात है। ये केंद्र बिंदु मान लेना, ये थोड़ा बड़ा होगा, केंद्र बिंदु। तो इस तरीके से कोणों पर पाए जाने वाले अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब देखिए, ये इसका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु, और ये हो गई कोई भुजा। इस तरीके से तो होगा हमारा क्यूब।
ये हो गई कोई घन की भुजा। अब इस घन, ये देखिए ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। अब हमने क्या कहा कि जो गोले की त्रिज्या है, जो कण की त्रिज्या है, वो हमने r मानी। बेटा ध्यान दीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई r। समझ में आ रहा है बेटा? ये त्रिज्या भी r, इस गोले की त्रिज्या भी r, और इस गोले की त्रिज्या भी क्या है r है। और हमें पता है कि पूरी भुजा की लंबाई क्या है a, पूरी भुजा की लंबाई क्या है a। तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि a बराबर, क्या मैं ये लिख सकती हूं a बराबर r प्लस r। ये a है, ये इस r यानी इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या के बिल्कुल बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a बराबर r प्लस r, यानी a बराबर 2r। मैं क्या लिख सकती हूँ, a बराबर 2r मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए इधर a बराबर क्या निकल के आ गया 2r, a बराबर क्या निकल के आया 2r निकल के आ गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, घनीय एकक कोष्टिका का हमें आयतन ज्ञात करना है, और घनीय एकक कोष्टिका का आयतन हमें पता है, सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब, a का क्यूब। और a का मान क्या निकल के आया हमारे पास 2r, a का मान क्या निकल के आया 2r, तो यहाँ हम a की जगह रख देंगे 2r। और जब 2r का क्यूब करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 8r क्यूब। हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई 8r क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्टिका का जो आयतन है वो हमारे पास निकल के आया है 8r क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमें पता है कि सरल घनीय जो एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण कितने होते हैं, 1 होते हैं। अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। देखिए बेटा, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाए हैं कि घनीय एकक कोष्टिका में 8 कॉर्नर्स पर अवयवी कण पाए जाते हैं, और प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। तो हमारे पास अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आई 1। अवयवी कणों की कितनी संख्या निकल के आई 1 निकल के आई। तो ध्यान दीजिएगा, और इस जो ये एक अवयवी कण है या जो गोला है उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास निकल के आ गया आयतन। मैं देखो राउंड कर रही हूँ। देखिए पिछली स्लाइड में हम लोगों ने क्या निकाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने निकाला एकक कोष्टिका का आयतन जो आया था 8r क्यूब, यानी 8r क्यूब। और यहाँ पे हमने निकाला है गोले का आयतन जो हमारे पास निकल के आया है 4/3 पाई r क्यूब। अब आप लोगों को पता है कि अवयवी कण एक ही होता है इसमें, क्लियर है। अब हम ज्ञात करेंगे संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया था कि गोलों का आयतन, पहले तो अवयवी कणों की संख्या, यानी क्या था संकुलन क्षमता का सूत्र, z × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये किसी भी एकक कोष्टिका के लिए प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र है। बेटा ध्यान दीजिएगा, किसी भी एकक कोष्टिका के लिए आपको प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है तो ये इसका सूत्र है z × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। तो अब देखिए z का मान यहाँ पे क्या आया 1, ये z का मान आया, z का मान कितना आया 1 आया यहाँ पे। अब ये जो अवयवी कण या गोले का आयतन है वो 4/3 पाई r क्यूब है, वो हमने ऐसे कैसे रख दिया 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको हम भाग देंगे एकक कोष्टिका के आयतन से, और वो हमने कितना निकाला था, देखिए 8r क्यूब। हमने क्या निकाला था 8r क्यूब, यानी 8r क्यूब। तो हम डिवाइड कर दे, लीजिए हमने डिवाइड कर दिया 8r क्यूब से, इसको 8r क्यूब से डिवाइड कर दिया, और अब हम इसको गुणा करेंगे 100 से। और बेटा देखिए, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू, जो मान निकल के आएगा वो 52.4% निकल के आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है उसकी संकुलन क्षमता का मान 52.4% होता है। तो देखिए
यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता, देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों को पता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है, आठों तो कोणों पर, देखिए बेटा इसमें आठों तो कॉर्नर्स पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण पाया जाता है। देखिए ये आपकी एफसीसी संरचना है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संरचना है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में ये कहा जाता है कि जो कोणों पर उपस्थित अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन कोणों पर उपस्थित अवयवी कण और उनके बीच में जो फलक केंद्रित अवयवी कण हैं ये तीनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रही हूँ आपको। कहने का मतलब है इस कॉर्नर पर इस तरीके से एक अवयवी कण होता है, इस कॉर्नर पर इस तरीके से अवयवी कण होता है और इस फलक के केंद्र पर इस तरीके से अवयवी कण होता है। देखिए इन तीनों अवयवी कणों का जो आकार है वो बराबर होता है। मैं केवल आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण इस कॉर्नर पर है और एक अवयवी कण बिल्कुल केंद्र पर है और ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखिए अब किस तरीके से इसमें हम संकुलन क्षमता को ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, या हम कह सकते हैं जो हम एकक कोष्ठिका को घन मान के चल रहे हैं उसके भुजा की लंबाई क्या है, ए, यानी ये लंबाई क्या है, ए। ये देखिए ये ए, कहने का मतलब है कि प्रत्येक भुजा ए, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं त्रिज्या की, तो त्रिज्या भी यहाँ पे क्या है भाई, गोलों की जो त्रिज्या है वो भी यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है। अब फलक विकर्ण की हम लोग बात करते हैं। फलक विकर्ण, देखिए फलक विकर्ण का मतलब है किसी भी फलक के आमने सामने के कॉर्नर्स को जो मिलाया जाता है उसे विकर्ण कहते हैं। तो देखिए फलक विकर्ण यानी ए और ये सी, फलक विकर्ण ए और सी को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये एक फलक विकर्ण हो गया और फलक विकर्ण पर उपस्थित तीनों अवयवी कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आपको पता है ए है, यानी यहाँ पे ए सी का मान तो बी है और बी सी और ए बी का जो मान है वो क्या है, ए है। तो चलिए अब हम ये मान पुट करते हैं, मान रखते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आया है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया, 2a स्क्वायर। और जब इसका रूट करेंगे हम लोग, अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास b बराबर अंडर रूट 2a, यानी जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, b बराबर अंडर रूट 2a, ये हमारे पास निकल के आया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि गोले की त्रिज्या क्या मानी हमने, r। भाई जो गोले हैं, जो कण हैं, उनकी त्रिज्या हमारी r है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, अब देखिए पीछे देखिए, आप यहाँ पे एक लिखा हुआ है b बराबर 4r बराबर अंडर रूट 2, ध्यान दीजिएगा। अब ये b बराबर 4r कैसे आया, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए ये हमारे तीन गोले, फलक विकर्ण पे उपस्थित तीन गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना। अब देखिए हमें पता है कि इस गोले की त्रिज्या क्या है, r। इस गोले की त्रिज्या ये r, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। इस गोले की त्रिज्या की हम लोग बात करें तो ये पूरा इसका व्यास है और हमें पता है व्यास त्रिज्या का डबल होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ये 2r, क्या हो गई, ये 2r हो गई। और ये वापस इस गोले की त्रिज्या, ये वापस r, यानी इस पूरे AC, जो AC दूरी है, जो आपकी AC है जिसे हम B कह रहे थे, भाई AC को हमने B नाम दिया था। ध्यान देखिए,
ध्यान से देखो, AC को हमने B नाम दिया था। अब क्या ये 4R के बराबर है या नहीं है? है। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये AC जिसे हमने B नाम दिया था वो कैसे 4R के बराबर होगी? R प्लस 2R प्लस R कितना हुआ? B बराबर 4R। आपको समझ में आया कि B बराबर 4R? तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B बराबर 4R और वो बराबर है √2A के, लिख सकते हैं। अब देखिए अगर A का मान ज्ञात करना है, √2 को नीचे ले आओ, तो A बराबर 4R अपॉन √2 हो गया। और जब इसको इजी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2√2R निकल के आएगा। क्लियर है बेटा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। देखिए ये आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो मैं एक बार वापस समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए 4R अपॉन √2 है, हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई। बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी मैथ से मैं एक बार आपको समझाना चाहती हूँ। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया 4R और ये √2। मैं सिंपल वे में लिख रही हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4√2R, ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से सही है। अब मैं इसको डिवाइडेड कर दिया मैंने, √2 ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो देखिए √2 और √2 मिलके हो जाएंगे √4। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4√2R और डिवाइड करूंगी, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √4 हो गया। अब हमारा देखिए 4 से नहीं, √4 हो गया। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 4√2R और इससे इसको काटा तो ये 2, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 2√2R। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तो आपको समझ में आया होगा 2√2R। बेटा ये √2, ये अंडर केवल 2 पे है, R पे नहीं है। देखिए ये है 2√2R, इस तरीके से है, ये थोड़ा बाहर है, R बाहर है। अब हमें R का मान ज्ञात करना है, तो R का मान क्या हो गया? R बराबर A अपॉन 2√2। अरे भाई ये R आपको ज्ञात करना है, R तो R ऐसे कैसे रहने दो और 2√2 A के नीचे आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, हमें पता है FCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए भाई कोणों पर कितने कण होते हैं? 8, प्रत्येक का योगदान 1/8, ठीक है। प्लस फलकों पर कितने अवयवी कण होते हैं? 6, प्रत्येक का योगदान 1/2, ठीक है। लो भाई इसको काटा 1, इसको काटा 3, कितने अवयवी कण आए? 4। तो मैंने आपको बता रखा है कि FCC की हम लोग बात करें तो अवयवी कण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इन 4 गोलों का आयतन क्या होगा? यानी 4 को 4/3 πr³ से हम गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 क्या है? Z। ये Z का मान है। Z का मान हमारा कितना निकल के आया है? 4 निकल के आया है। अब इन चारों गोलों का आयतन हमने ऐसे निकाल लिया, इस तरीके से 4 × 4/3 πr³। अब है घन का आयतन। देखिए घन का आयतन भुजा का क्यूब, A का क्यूब। A का मान हमने पीछे निकाला था, A का मान देखिए क्या आया था? A का मान निकल के, ये A का मान निकल के आया था ना, हम इस A के मान को वहाँ पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस A के मान को A³ में पुट कर देंगे। तो हमने ये A³ में ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? अब हमें निकालना है संकुलन क्षमता। हमें क्या निकालना है? संकुलन क्षमता। चलिए सूत्र में रख देंगे हम लोग। एकक कोष्टिका में चारों गोलों द्वारा घेरा गया आयतन ये हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन ये हो जाएगा। और जब हमें प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे? 100 से। मान लीजिए संकुलन क्षमता को प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए वैल्यू पुट कर दी, सबका हमने मान रख दिया है। देखिए ये Z है, ये आयतन है गोले का, ये जो घन का आयतन है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इस इक्वेशन को, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे,
आपके पास जो मान निकल के आएगा वो 74%, 74% निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है जो FCC होती है उनकी संकुलन क्षमता बेटा 74% होती है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से फलक केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता ज्ञात की जाती है। अब हम तीसरा जो लेंगे वो लेंगे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी BCC। जो एकक कोशिका होती है उसमें संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। वो दो आपको आसानी से समझ में आ गए तो ये भी बहुत इजी लगेगा। देखिए, घन के कोर और भुजा की लंबाई हमने क्या मानी, a मानी। कण की त्रिज्या इसमें भी क्या मानी, r मानी। अब देखिए, BCC के बारे में आपको पता है कि इसमें 8 अवयवी कण तो कोणों पे होते हैं, 8 कोणों पे होते हैं, और एक अवयवी कण बिल्कुल कोशिका के बीचों बीच में होता है। अब ये कहा जाता है कि इसमें भी कोने पर पाए जाने वाले अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन काय विकर्ण पर, जो काय विकर्ण होता है, बॉडी डायगोनल होता है, उस पर पाए जाने वाले अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है इस कॉर्नर पे पाया जाने वाला अवयवी कण, इस कॉर्नर पर पाया जाने वाला अवयवी कण और बिल्कुल बीचों बीच का जो अवयवी कण है वो आपस में तीनों स्पर्श करते हैं। तो ये देखिए स्पर्श कर रहे हैं। ये बॉडी डायगोनल का मतलब है बेटा, देखिए ये जो आगे वाली फलक है, जो आगे वाली फलक है उसका ये वाला कोणा और जो पीछे वाली फलक है उसका ये वाला कोणा, इसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे एक त्रिभुज पर। देखिए त्रिभुज EFD में हम बात करेंगे, तो देखिए त्रिभुज EFD की हम लोग बात करेंगे। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज EFD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे भी हमारी पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, FD। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो फलक विकर्ण है FD जो फलक विकर्ण है इसको हमने क्या बोला है, B। इसको हमने B बोला है। तो देखिए क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार FD स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। देखिए बच्चों, FD स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, FD को मैंने क्या बोला, B। ये देखिए हमने B माना है, जबकि EF और ED ये एकक कोशिका का किनारा है या भुजा है, तो इनका मान क्या है, AA। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, पहले हमारे पास B स्क्वायर का मान निकल के आएगा 2A स्क्वायर, और जब इस 2A स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो B बराबर अंडर रूट 2A। क्लियर है। B का मान निकल के आया है अंडर रूट 2A। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखिए, अब हम त्रिभुज AFD की बात करेंगे। बेटा देखिए त्रिभुज AFD, ये A, ये F और ये D। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे AFD की। देखिए ये AFD त्रिभुज भी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो देखिए AF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर और AD स्क्वायर। वापस ध्यान दीजिएगा, AF स्क्वायर, ये A और ये F, ये विकर्ण हो गया। AF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए AF को नाम माना हमने C। ये देखिए ये जो AF है, इसको C माना है। AF को हमने क्या माना है, C माना है। और AD हमारा क्या है, A है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए AF का मान रख दिया हमने C, तो ये हो गया C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, क्योंकि FD का मान B था। जो पिछले आपने देखा स्लाइड में कि FD को B माना था, तो C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये देखिए कि जो B स्क्वायर है वो 2A स्क्वायर के बराबर होता है।
बी स्क्वायर किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बी स्क्वायर का मान वहाँ रख दे, तो हमने यहाँ बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हमने मान रख दिया यहाँ पे। तो देखिए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। क्लियर है। अब सी, जब सी का मान निकालना है, आपने अंडर रूट कर दिया, तो ये अंडर रूट 3a, ये इस तरीके से बेटा अंडर रूट 3 और ये a पे नहीं है रूट। तो विकर्ण, और हमें पता है कि विकर्ण सी की लंबाई 4r के बराबर है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये विकर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो a से लेकर c तक, a से लेकर और यहाँ तक की त्रिज्या हो गई r, हो गई, गोले की त्रिज्या r है। इसका पूरे का व्यास हो गया 2r और इसकी त्रिज्या हो गई r। हुई नहीं हुई? तो आपने क्या देखा कि जो AF है, जो AF है, AF का जो मान जो हम बात कर रहे हैं वो AF किसके बराबर है, 4r के बराबर। किसके बराबर है, 4r के बराबर। और जो AF है, इधर देखिए, AF को हमने क्या कहा, C। AF को क्या माना था, C मान के चल रहे थे, इसको हम C था ये। तो अब देखिए C 4r के बराबर है, C की लंबाई 4r के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3a बराबर 4r। क्लियर है, अंडर रूट 3a बराबर 4r हमने वैल्यू पुट करी। अब a का मान जब हमें ज्ञात करना है तो 4r के नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3, और जब इस r का मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट 3 को इधर ले आओ, तो अंडर रूट 3/4a। क्लियर है भैया, ये तो हमारे r का मान आ गया, गोले की त्रिज्या का मान आ गया, ये देखिए। और ये हमारे पास जो घन की जो भुजा है उसका मान आ गया। क्लियर है। अब हम इन मानों को पुट करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि BCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 2, और जो 2 है, जो 2 कण है उनका आयतन कितना हो जाएगा, 2 × 4/3 पाई r क्यूब, ये मान हो जाएगा। क्लियर है। अब घन का आयतन हमें पता है a क्यूब होता है, और a का मान क्या निकला था, a का मान निकला था 4r/√3। जो a का मान था 4r/√3 था। इस मान को यहाँ रख दीजिए, 4r/√3 और इसका क्यूब, a का क्यूब। क्लियर है। तो अब देखिए इन दोनों का मान हम उस सूत्र में रखकर संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर ये 2 तो क्या है, z है, ये जो हमारे कुल अवयवों की संख्या है ये z है। तो देखिए z इंटू गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। अब इसमें हम भाग देंगे घन के आयतन का, और घन का आयतन ये था, तो हमने घन के आयतन का भाग दे दिया 4r/√3 और इसका क्यूब, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 100 से। और जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, आप लोगों के पास जो मान निकल के आएगा वो 68% निकल के आएगा। तो देखिए हम लोगों ने आज तीनों प्रकार की एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता ज्ञात की। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर टॉपिक, मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।